Hello everyone, we are going to start chapter 2 human reproduction. You have earlier studied about the basic concept of human reproduction. In this chapter we are going to learn advanced concept of human reproduction. Humans are sexually reproducing, that means humans sexually reproduce करते हैं and we be parents, इसका मतलब है कि वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं, वो एग ले नहीं करते. द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉलोइंग. जो रिप्रोडक्शन है उनकी जो इवेंट्स हैं उनमें ये इवेंट्स इंक्लूड हम करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, sperm production in male, ovum production in female. After that, transfer of sperms into the female genital tract, जिसको insemination से भी जाना जाता है. After that, fusion of male and female gametes, उसको हम फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी भी कहते हैं. सिंगेमी का मतलब है मिलना, मिलन, मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. हम जानते हैं कि इनके मिलने से जाइगोट फॉर्म होता है. फिर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल. उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है जो यूटेराइन वॉल के साथ इम्प्लांट हो जाता है, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको गेस्टेशन के नाम से भी जाना जाता है. और लास्ट में जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तब उसकी डिलीवरी होती है आउटर वर्ल्ड के अंदर, उसको हम कहते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्स्चुरेशन. ये सारी इवेंट्स एक एक करके हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. व्हाट विल बी द एज ऑफ रिप्रोडक्शन? ये हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंचने के बाद ही रिप्रोडक्शन करता है. उनकी एक एज होती है जिसको हमने मैच्योरेशन एज कहते हैं, और उस एज पे पहुंचने के बाद ही रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, जिसको प्यूबर्टी भी कहते हैं हम. तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी. और वो एज क्या है हम जानते हैं. मेल के अंदर वो एज है 13 to 14 ईयर और फीमेल के अंदर वो एज है 10 to 12 ईयर. देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल. जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन ओल्ड मैन में कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द लाइफ, बट जो ओवम प्रोडक्शन है वो एक सर्टेन एज पे रुक जाता है. फॉर्मेशन ऑफ ओवम जो है वो एक पर्टिकुलर एज पे बंद हो जाता है, लगभग 45 to 50 ईयर्स के आसपास. इसको हम मेनोपोज भी कहते हैं. इसका मतलब है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में अगर देखें तो मेल अपनी पूरी लाइफ में कंटिन्यूअसली स्पर्म प्रोडक्शन शुरू रखते हैं इवन ओल्ड एज में पहुंचने के बाद भी, और फीमेल आइडियली 45 to 50 ईयर्स के आसपास ओवम प्रोडक्शन प्रोसीजर बंद कर देती है. इसका मतलब उसके बाद उनमें ओवम प्रोडक्शन नहीं हो पाता. Let's start the chapter with the male reproductive system. You have earlier studied about the male reproductive system in standard 10th. हम इस चैप्टर में थोड़ा एडवांस लेवल से स्टडी करेंगे. So the male reproductive system is located in the pelvis region. लोकेशन क्या है? pelvis region और pelvic region. जेनाइटल ऑर्गन्स जिस जगह पे आए हुए हैं बॉडी के, उस पार्ट को पेल्विक रीजन भी कहते हैं. ये रीजन एब्डोमेन के जस्ट नीचे होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, और इसको अपने पेल्विस कहते हैं. इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी? इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद द एसेसरी डक्ट्स, जो ज़रूरी हैं लिक्विड के फ्लो के लिए. ग्लैंड्स, जो लिक्विड फॉर्म करती हैं, जो स्पर्म को मोटिलिटी देगी. एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जैसे कि पेनिस, वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आएगा. एक एक करके देखते हैं इनके बारे में. टेस्टिस, लोकेशन ऑफ टेस्टिस. द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ होते हैं. विदिन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. स्क्रोटम नाम की एक पाउच के अंदर होते हैं, पर ये मैच्योरेशन के बाद देखने को मिलता है. जब बेबी 9 मंथ का जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो फिनिश करके डिलीवर होता है आउटर वर्ल्ड में, तब हम टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर पाएंगे. जब बेबी मदर के वूम में डेवलप हो रहा होता है तब ये टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर होते हैं, और फिर उनका डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो स्क्रोटम में उतर आते हैं एक कैनाल के थ्रू
जिसको इग्विनल कैनाल भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों ज़रूरी है कि एब्डोमेन से टेस्टिस को स्क्रोटम में लाया जाए? The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature। अगर टेस्टिस स्क्रोटम में होगे तो टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में, और ये जो टेम्परेचर है वो नेसेसरी है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। शेप एंड साइज क्या होगी? ओवल इन एडल्ट, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। टेस्टिस प्रोटेक्टेड होता है एक डेंस कवरिंग से। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आप टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहेंगे। और ये आपको फिगर में दिख रहा है, जहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई है वो ट्यूब्यूल्स जिस कंपार्टमेंट में पैक है उसको हम कहेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और यहाँ पर हमारी फिगर में हमें 7 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाए हैं, ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स हो गए। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उनका काम क्या है और इस लोब्यूल्स के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है? Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced। मतलब हर एक लोब्यूल में 1 से 3 नंबर तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है जो हाईली कोइल्ड होती है। आपको फिगर में दिख रहा है कि वो कैसे कोइल्ड है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नाम इसीलिए सेमिनिफेरस है क्योंकि वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है। सीमेन से वर्ड हमने फॉर्म किया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब इस ट्यूब्स के अंदर ही स्पर्म प्रोडक्शन का काम चलता है। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell। ये सेमिनिफेरस जो ट्यूब है उनकी जो अंदर की दीवार है उसके अंदर 2 सेल होंगे, मतलब वो दीवारों के ऊपर 2 सेल्स के लेयरिंग होगी। कौन कौन से 2 सेल पाए जाएंगे? मेल जर्म सेल्स, जिनको स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी जाना जाता है, एंड सर्टोली सेल्स। What are the functions of these cells? Male germ cells undergo meiotic divisions and finally leading to sperm production और sperm formation। इसका मतलब है sperm cells मेल जर्म सेल से ही बनते हैं। मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस में जाता है और वो मियोटिक टाइप का रिडक्शन डिवीजन करने के बाद स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। इसलिए कह सकते हैं कि मेल जर्म सेल्स स्पर्म सेल्स के पेरेंटल सेल है। और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल्स। जब जर्म सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, जब वो स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तब डेवलपिंग स्पर्म सेल्स को नरिशमेंट देने का काम सर्टोली सेल्स का है। दिस इमेज इज शोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। बहुत क्लियर इमेज है। इस इमेज में टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर दिख रहा है हमें। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही होगी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कॉइल्ड है जो हमें पिक्चर में दिख रही है। ये ट्यूब्स स्ट्रेट ट्यूब्स में खुलती है। ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स है वो एक वेब जैसे स्ट्रक्चर में खुल रही है। देखिए हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो आपस में स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के जरिए फ्यूज हो जाती हैं और फॉर्म करती है रेटे टेस्टिस, जो वेब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। और रेटे टेस्टिस से जो छोटी छोटी डक्ट्यूल्स निकली है उसको अपने इफरंट डक्ट्यूल्स कहेंगे। उसको वाजा इफरंशिया भी कहा जाता है। इफरंशिया वर्ड इफरंट से आया। इफरंट का मतलब है बाहर निकलने वाला। फिर देखिए ये वाजा इफरंशिया और इफरंट डक्ट्यूल्स है वो एपिडिडिमिस में खुल जाएगी। और यहाँ आप देख पा रहे कि एपिडिडिमिस के जो पार्ट्स है उसको हेड ऑफ एपिडिडिमिस आप देख पा रहे किस तरीके से हाईली कॉइल्ड है। स्पर्म उसी के अंदर टेम्पररी स्टोर होते हैं। उसके बाद है एपिडिडिमिस का सेकेंड पोर्शन जो इतना कॉइल्ड नहीं है। लास्ट में देखिए टेल ऑफ एपिडिडिमिस, और फिर एपिडिडिमिस कन्वर्ट हो जाएगा वास डेफरेंस के अंदर जो स्पर्म को कैरी करेगा। तो ये है डक्ट्यूल्स या डक्ट सिस्टम, एसेसरी डक्ट सिस्टम टेस्टिस की।
the regions outside the seminiferous tubules called interstitial spaces. ये जो seminiferous tubules है वो हाईली कोइल्ड है और ये अरेंज होने के बाद ये ट्यूब्स के बीच की जो स्पेस या जगह बच जाती है उन जगह को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये खाली जगह बिल्कुल खाली नहीं है, इसमें क्या भरा हुआ है? इट कंटेन्स स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल, और इस सेल का दूसरा नाम है लिडिक सेल्स। तो ये ट्यूब्स के बीच की जो जगह है उनको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, और इन स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल आए हुए हैं और स्मॉल ब्लड वेसल्स भी, और दूसरे इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट्स भी वहां प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं टेस्टिस को। अब ये सेल्स का क्या फंक्शन है? इनका बहुत बड़ा फंक्शन है। लिडिक एंड इंटरस्टिशियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। हम जिस टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, वही रिस्पॉन्सिबल है मेल फीचर्स के लिए, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। वो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का ही पार्ट है। एंड्रोजन एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का ग्रुप है जिनमें से एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टो वर्ड टेस्टिस से आया और स्टेरोन वर्ड फैट से आया है, मतलब ये फैटी हार्मोन है और ये टेस्टिकल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मेल accessory ducts. The male sex accessory ducts include retetestis, vasa efferentia, epididymis and the vas deferens. हम पढ़ चुके हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के जरिए रेटेटेस्टिस फॉर्म करती है और फिर रेटेटेस्टिस इफ्रन डक्ट्यूल्स या तो वाजा इफ्रेंशिया के थ्रू हेड ऑफ एपिडिडिमिस के अंदर खुलते हैं। एपिडिडिमिस टेम्पररीली स्टोर करते हैं स्पर्म को और फिर उनका जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है वो अनकोइल्ड होने लगता है, फिर वो टेल ऑफ एपिडिडिमिस फॉर्म करता है और एपिडिडिमिस फिर कन्वर्ट हो जाता है वास डिफरेंस के अंदर। द वाजा इफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. इसका मतलब है एपिडिडिमिस टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पे आया हुआ है, जो आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। Other male accessory ducts. The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. हमने पढ़ा कि टेस्टिस फॉर्म होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नाम की हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल से, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये खुलती है रेटेटेस्टिस नाम के पोर्शन के अंदर। रेटेटेस्टिस एक वेब लाइक स्ट्रक्चर है। रेटेटेस्टिस वाजा इफ्रेंशिया के जरिए एपिडिडिमिस में ओपन अप होता है। एपिडिडिमिस टेस्टिस के पोस्टीरियर पोर्शन पे होती है जो शुरुआत में हाईली कोइल्ड होती है, फिर धीरे धीरे अनकोइल्ड होने लगती है और फॉर्म करती है वास डेफरेंस, जो आपको फिगर में रेड कलर से दिखाया है। वास डेफरेंस टेस्टिस को लीव करते हुए इग्विनल कैनाल नाम की कैनाल से होते हुए यूरिनरी ब्लेडर को लूप करते हुए आगे बढ़ती है। It receives the duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. अब तक तो ये वास डेफरेंस ही थी, इसका नाम वास डेफरेंस था, जब तक इसके साथ सेमिनल वेसिकल नाम की ग्लैंड से आई हुई डक्ट नहीं मिली। अब फिगर में देखिए, सेमिनल वेसिकल नाम की ग्लैंड से आई हुई डक्ट वास डेफरेंस से जब फ्यूज हो जाती है तो जो नई डक्ट फॉर्म होती है उसको हम नाम देंगे इजेक्यूलेटरी डक्ट। अब इजेक्यूलेटरी डक्ट है वो फ्यूज हो जाती है यूरिनरी ब्लेडर से आने वाली यूरेथ्रा से, जो आपको ब्लूइश कलर से दिखाई है। हम जानते हैं कि यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लेडर से यूरिन ट्रांसपोर्ट करती है और इजेक्यूलेटरी डक्ट है वो टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करती है। ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, ये स्पर्म स्टोर करेंगे फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, क्योंकि टेस्टिस से फॉर्म हुए स्पर्म सेल्स को यूरेथ्रा के जरिए हम पेनिस तक पहुंचाएंगे।
The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. यो ब्लूइश कलर की जो आपको दिख रही है उसका नाम है यूरेथ्रा, जो यूरिनरी ब्लेडर से फॉर्म होती है, जो यूरिन को कैरी करती है और वो यूरिनरी ब्लेडर से निकलते हुए पेनिस में आगे बढ़ती है और फिर ये खुलती है पेनिस के टिप पे आए हुए होल में से, जिसको कहते हैं यूरेथ्रल मिएटस। मिएटस का मतलब होता है ओपनिंग। आइडियली जब एजेक्यूलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा दोनों फ्यूज हो जाते हैं तब वो दो चीजें कैरी करते हैं, एक यूरिनरी ब्लेडर से आया हुआ यूरिन एंड सेकेंड इजेक्यूलेटरी डक्ट कैरी करके आई थी स्पर्म। क्योंकि ये डक्ट दोनों चीजें कैरी कर रही है, यूरिन एज वेल एज स्पर्म, इसलिए इस डक्ट को एक और नाम भी दिया जाता है, यूरोजेनाइटल डक्ट। यूरो वर्ड यूरिन से आया, जेनाइटल इसलिए आया हुआ है क्योंकि ये स्पर्म कैरी कर रही है। तो ब्लूइश कलर से हमें जो यूरेथ्रा दिखाई है वो एक्चुअल में तब तक यूरेथ्रा मानी जाएगी जब तक वो यूरिनरी ब्लेडर से निकली थी और इजेक्यूलेटरी डक्ट के साथ फ्यूज नहीं हुई थी। बाकी इजेक्यूलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के फ्यूज होने के बाद इस डक्ट को हम यूरोजेनाइटल डक्ट के नाम से जानते हैं। पेनिस। पेनिस इज द सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। हम पेनिस को सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पे कंसिडर करेंगे क्योंकि प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस है। जो ऑर्गन गैमेट्स प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए होते हैं उन्हीं को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पे कंसिडर किया जाता है। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि ये एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है, जबकि टेस्टिकल्स इंटरनली प्रेजेंट होते हैं बॉडी के। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। पेनिस में ऐसी टिश्यूज आई हुई होती है जो पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करती है। यहाँ पर आपको दो टिश्यूज दिखाई है आउट ऑफ द थ्री, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पोरा कावर्नोजा। ये टिश्यूज जब ब्लड से फिल्ड होती है तब पेनिस इरेक्ट होता है। और इरेक्शन ऑफ पेनिस क्यों रिक्वायर है? टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के लिए, इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म इजेक्शन, और ये स्पर्म इजेक्ट होके अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से जुड़ सकता है। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस। पेनिस का एनलार्ज पोर्शन ग्लांस पेनिस के नाम से जाना जाता है, जो आप फिगर में देख पा रहे हैं, और ये ग्लांस है वो फोर स्किन से कनेक्टेड होता है। द ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन, जो प्रोटेक्ट करती है ग्लांस पेनिस को। और आप देख पा रहे कि पेनिस के बीच में से यूरेथ्रा निकल रही है। ये यूरेथ्रा फिलहाल यूरिन के साथ साथ स्पर्म दोनों को कैरी कर सकती है, इसलिए इसको यूरेथ्रा से बेटर हम यूरोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ों को फ्लो करने के लिए कैपेबल है। एक तो यूरिन जो यूरिनरी ब्लेडर से आया है, एंड सेकेंड सीमेन जिसके अंदर स्पर्म है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स। हम लोगों ने पढ़ा टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उसी के साथ उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के तौर पे। सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड टेस्टिस है क्योंकि वही स्पर्म प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है, पर उसको सपोर्ट करने के लिए और भी सपोर्टिव ग्लैंड्स हैं, उनको हम एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। और उनमें कौन कौन इंक्लूड होता है? द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड फॉलोइंग। पेड सेमिनल वेसिकल, इसका मतलब है वो 2 नंबर में होती है। अ प्रोस्टेट, सिंगल प्रोस्टेट। पेड बल्बो यूरेथ्रल, मतलब बल्बो यूरेथ्रल भी 2 नंबर में होते हैं। ये ग्लैंड्स का काम क्या है, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं टेस्टिस को? Secretions of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. इन ग्लैंड से निकलने वाला लिक्विड जिसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं। हम जानते हैं कि सेल्स को कैरी करने के लिए, सेल्स को मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए और वो है लिक्विड मीडियम। तो टेस्टिस जब स्पर्म बनाते हैं तो उनको मूवमेंट के लिए लिक्विड बेस और लिक्विड मीडियम चाहिए,
और वो लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करवाती है ये एसेसरी ग्लैंड्स। और उनमें से सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट वो लिक्विड प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा फॉर्म करती है जो स्पर्म सेल के साथ मिक्स हो जाता है और फिर उससे बनने वाले लिक्विड को हम सीमेन कहते हैं। सीमेन क्या है? सीमेन स्पर्म सेल्स और ये एसेसरी ग्लैंड्स के लिक्विड का फ्यूजन है। The secretions of bulbourethral glands also helps in the lubrication of the penis. आप फिगर में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी देख रहे हैं, वो यूरिनरी ब्लेडर और पेनिस की जो स्टार्टिंग है उसके बीचों बीच है, वो पेनिस के दोनों तरफ आया हुआ होता है। इनको बल्बोयूरेथ्रल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल बल्ब लाइक, और वो यूरेथ्रा के दोनों साइड आया हुआ है। इसके नंबर 2 होते हैं, इसलिए हमने लिखा है पेड बल्बोयूरेथ्रल। इसका काम है पेनिस को लुब्रिकेट करना, जिससे पेनिस में फ्रिक्शन ना हो और उसकी फोर्ड स्किन के अंदर और इनर स्किन के अंदर कोई डैमेज ना हो। सेमिनल वेसिकल भी आप देख पा रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी आपको दिख रही है फिगर के अंदर।